स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, अ बेस ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इट इज हाइट, है ना। क्या बोल रहा है, अ बेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो बेस है ये क्या है, ग्रेटर देन इट इज हाइट, उसके हाइट से ज्यादा है। ये बात क्लियर हो गई कि बेस क्या बोल रहा है, उसके हाइट से ज्यादा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ इट इज एरिया इज, उसका एरिया कितना बोल रहा है, 1/2x² प्लस 3x प्लस 2 1/2, देन फाइंड इट इज हाइट। तो लास्ट में आपको बोल दिया गया है कि फाइंड क्या करना है, उसका हाइट है वो अपने को फाइंड करना है। आप उर्दू में क्वेश्चन साथ में पढ़ लो, अगर स्टूडेंट जो उर्दू वाले हैं तो साथ में क्वेश्चन पढ़ते जाओ उर्दू में, ठीक है। मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ूंगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो हमको सभी को मालूम होगा कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। एक ट्राइंगल होता है, उसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे उसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस, ठीक है। इतना होता है, सभी को क्लियर है, ठीक है। आगे मैं बोलूं कि चलो भाई ये इतना इतना तो सबको मालूम है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो यहां पे दिया हुआ है क्या दिया है, उसका एरिया तो पहले से दिया हुआ, तो एरिया लिख दो 1/2x² 3x प्लस 2 1/2, ठीक है। अब ये जो पार्ट है 2 1/2, क्या ये 2/1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 1 जा 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कितना होता है 4 5/2, ठीक है। तो आप बच्चे नहीं हो तो आप समझ जाओगे, है ना। हर चीज में डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो आप समझ गए होंगे। तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां हम लोग लिख सकते हैं 5/2। अब ये 2 को जो आप यहां से लेकर इस तरफ जाओ, जब उस तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर हाइट मल्टीप्लाई बेस, यहां पे हो जाएगा x² 6x प्लस 5, ठीक है। अब इसके फैक्टर ले लो, है ना। ऐसे दो नंबर लेने का है जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और प्लस माइनस पे कितना आना चाहिए, 6। तो ऐसा नंबर क्या है, 5 1 जा 5 होता है। तो इसका फैक्टर करने पे क्या आएगा, एक आएगा +5 और दूसरा वाला भी आएगा +1, है ना। तभी 5 1 जा 5 होता है, और 5 और 1 दोनों को प्लस कर दो तो कितना बनता है, 6 बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x + 5 एंड x + 1, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, बेस जो है बड़ा है, तो बेस पहले वाले के लिए ले लो, बेस पहला वाला बेस हो गया, दूसरा वाला जो है हाइट, ठीक है। तो हाइट वाला कम है, अब यहाँ पे कंपेयर कर दो आप, तो कंपेयर करके आप बोलोगे जो छोटा वाला है वो हाइट है, तो हमारा छोटा वाला क्या है, x + 1, तो यही हमारा हाइट होगा, ठीक है। डिटेल में क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन कैसे आया, ठीक है। जिसको नहीं हुआ होगा उसको देख लेना अच्छे से। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, आपको पूछा है कि किस टाइप का नंबर है, तो आप नंबर देखते ही समझ गए कि यहाँ पे क्या है, √3 है ना। √3 आते साथ समझ गए आप क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है ना, देखते साथ समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, सबके पास की बात नहीं सॉल्व करना, चलो ट्राई करते हैं। ये देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन आए ना, तो इसको सॉल्व करोगे बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा। तो इसको आसान तरीका क्या है कि आप वैल्यू पुट करके देखो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x + y 5, अब x और y के पास ऐसे दो वैल्यू रखो जो प्लस करने पर 5 बन सकते हैं। तो आप बोलोगे इसमें कई चांसेस है, या तो 3 और 2 रख दो तो 5 बनते हैं, 4 1 रख दो तो 5 बनते हैं, 5 और क्या रख सकते हैं, इसी तरह और भी 5 और 0 रख दो तो बनते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चांसेस है, बट साथ में एक कंडीशन इसके अलावा दूसरा जो कंडीशन है आपका, दूसरा क्या दिया है, ये पार्ट दिया है, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया आपका, अगर यहाँ पे देखो तो 3 का पावर x प्लस 3 का पावर y 36, यानी यहाँ पे जो नंबर रखोगे, मान के चलो अगर मैंने x के प्लेस पे मैंने 3 रखा था, और यहाँ पे y के प्लेस पे अगर मैंने 2 रखा था, तो अब वैल्यू पुट करके देखो, अगर 3 और 2 को वैल्यू पुट करने पर ये सेटिस्फाई करता है, 36 आ जाता है, तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट याद रखना, देखो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे x यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है क्या है कि x बड़ा नंबर होगा और y छोटा होगा।
तो x को आपको 3 रखना है, y को आपको 2 रखना है। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। 2 और 3 नहीं रखना है, क्योंकि x से y माइनस किया गया, इसका क्लियर मतलब है कि x बड़ा नंबर है, इसलिए यहाँ पर x को आपको बड़ा नंबर रखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं 3 रख देता हूँ x की पावर, और यहाँ पे 2 रख देता हूँ। क्या दोनों को सॉल्व करने के बाद 36 आ रहा है क्या? 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है? तो आपने बताया 3 का क्यूब 27 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस हो गया 36, यानी इसकी इक्वल आ गया। इसका मतलब है प्लस करने पर 5 आ रहा है, स्क्वायर करने के बाद जो 36 आ रहा है, यानी ये वैल्यू जो है 3 और 2 ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, डायरेक्ट इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो अपने को क्या बोला था, हमको बोला था कि 3 का पावर अगर x माइनस वाई है ना, 3 का पावर x माइनस वाई है तो क्या होगा, ठीक है। तो अब 3 का पावर x कितना है हमारे पास, 3 है ना। अभी हमने निकाला, क्या पुट किया था, x की जगह पे 3 रखा था और y की जगह पे 2 रखा था, तो y की जगह पे 2 रख दो। 3 में से 2 गया तो कितना आया, तो आपने बोला 3 में से 2 गया तो 1 आया, यानी 3 का पावर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर कितना होगा, 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 3 का पावर 1 का मतलब कितना होता है, 3 ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ सन इज कितना दिया है, 1/3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, है ना। 2 बंदों की बात किया है, एक फादर की बात किया और एक सन की बात किया है। तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं फादर, यहां पे लिख देता हूं सन, लिख देता हूं, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन क्या है, फादर का 1/3 है, फादर का 1/3 है। फादर अगर 3 है तो सन कितना है, 1 है, ठीक है, तभी उसका 1/3 होगा। 12 years hence the age of son will be the half of age of his father। 12 years hence, 2 साल 15, क्या बोला है, 12 साल के बाद, यहां पे बोला 12 साल के बाद एज ऑफ सन विल बी हाफ एज ऑफ फादर। अगर 12 साल आगे जाते हो तो क्या होगा, जो सन का एज होगा फादर का हाफ हो जाएगा, यानी फादर अगर 2 होगा तो सन कितना होगा, उसका हाफ 1 होगा। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। बट वो कितना बोल रहा है, 12 साल बाद बोल रहा है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, है ना। तो प्रेजेंट एज सन का मालूम करना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराया है, आप अगर मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, है ना, एज वाले क्वेश्चन, तो मैंने क्या बोला था कि कितने साल बाद आगे हो रहा है, तो आप बोले 12 साल। तो देखो यहाँ पे यूनिट के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो इसका गैप होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए, क्योंकि 12 साल जा रहा है, एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से कितना हो रहा है, 12 साल ज्यादा जा रहा है ना। बट हमारे यहाँ पे गैप कितना दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो गैप, यहाँ पे 1 का दिख रहा है और यहाँ पे 0 का दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करने का, हमारा जो गैप है ना उसको इक्वल कर लो। तो गैप को इक्वल कैसे करोगे, इससे किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आप एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो गैप है ऊपर वाले के गैप को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लो। तो ऊपर वाले के गैप कितना है, तो आप बताओ, यहाँ पे दोनों का गैप कितना है, 2, यहाँ पे गैप कितना है, आपने बोला 1। मैंने क्या बोला, नीचे वाला इन दोनों नंबर के बीच का जो गैप है ना, उससे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों के नंबर के बीच का जो गैप है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे 1 है, 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जाहिर सी बात वापस वही आने वाला है। तो मैं लिख देता हूं फादर और सन, ठीक है। तो ये 3 और 1 हो गया। अब ऊपर का जो गैप है, तो ऊपर का जो गैप है आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे गैप कितना है, 2, तो इस गैप से मल्टीप्लाई करना है, नीचे यहां मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, तो 2 दूना 4 हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो गैप सेम आ गया, चेक कर लो आप। तो यहाँ पे आप चेक करते हो तो देखो यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ कितना गैप आ रहा है, 1 आ रहा है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, और एज के हिसाब से कितना है, तो आपने बोला कि सर हमारा जो 1 यूनिट है वो एज के हिसाब से अगर बात करें तो 12 ईयर के बराबर है। किसके बराबर है, 12 ईयर के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 12 सालों के बराबर है। तो हमको पूछा है प्रेजेंट एज, किसका प्रेजेंट एज पूछा है, सन का प्रेजेंट एज पूछा है। तो सन कितना है, देखो 1 यूनिट है, तो हम लोग बोलेंगे 1 यूनिट किसके बराबर है, 12, इसलिए सन के बोला है। तो हम लोग इस 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, है ना, 1 के साथ, है ना। 1 यूनिट ये बराबर है, तो 12 और 1, उसका भी एज सेम हो गया, क्योंकि ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। इसका मतलब सन का एज कितना होगा, 12 साल होगा। अगर फादर का पूछता तो फिर 12 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 12 दूना 24, 36 हो जाता ना, 36 हो जाता। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। एक ये मेथड हो गया।
इसके अलावा आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं इसको, जो बेसिक रूल है आपका वैसे भी कर सकती है। ठीक है, चलो मैं वैसे भी बता देता हूँ कैसे करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप अगर लेना हो तो, है ना, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। तो मैंने क्या बोला, फादर और सन का जो एज का रेशो है 3 और 1 का है 12 ईयर्स के बाद, है ना। अब 12 ईयर्स, तो मैं फादर और सन का जो एज है इस तरह से मैं लिख सकता हूं, ये प्रेजेंट एज है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, बोलो 3x अपॉन 1x का मतलब क्या होता है, x होता है। अब बोला 12 साल बाद, तो यहां पे प्लस कर दो, कितना, यहां पे मैं कर देता हूं प्लस 12 साल बाद, यहां 12 प्लस हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि 12 साल बाद क्या होगा, ये दिया है हाफ ऑफ द एज ऑफ फादर, सन का एज क्या होगा, फादर का हाफ हो जाएगा। तो यहां पे फादर कौन सा था, ये ऊपर वाला फादर है, नीचे वाला हमने सन लिया था, तो ऊपर फादर क्या होगा, डबल होगा सन का, नीचे सन है, सन का क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, अब देखो आगे सॉल्व करो, तो आगे कैसे सॉल्व करोगे आप, ये पार्ट मैं अलग कर देता हूं, अब कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपने जैसी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आ गया 3x, ये हो गया 12, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 24 हो गया। 2 को इधर लेके आ जाओ तो ये x बन गया, 12 को उधर लेके जाओ, 24 में से किया तो माइनस हो गया, 12 हो गया। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। सन कितना है, 1 यूनिट, है ना, x के बराबर है, तो 12 हो गया, है ना। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि सन का एज कितना है, 12 साल। तो देखो यहाँ पे ये मेथड से बहुत आसानी से हो गया। दूसरा जो रेशो मेथड था उसमें थोड़ा टाइम जा रहा था, तो अब ये भी मेथड आपको मैंने बता दिया, वो वाला भी मेथड बता दिया, जो आपको आसान लगे। कभी कभी ये मेथड से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, कभी कभी दूसरा वाला जो मैंने मेथड बताया इससे पहले वाला, उससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आपको लगे तो दोनों करो, या फिर आप इसमें एक्सपर्ट है तो यही यूज करो, है ना, किसी भी एक पे चलो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक हॉल की बात कर रहा है, देयर आर 20 चेयर्स इन फर्स्ट रो, पहले रो के अंदर कितना है, 20 चेयर्स है। ठीक है, 20 चेयर्स किसमें, फर्स्ट में है। फिर सेकंड रो के अंदर बात कर रहा है 24 है। इसी तरह थर्ड में बात कर रहा है 28 है। आगे क्या बोला है, देयर आर टोटल 40 रोज, है ना। इसी तरह 1 2 3 करके कितना है, यहाँ पे लास्ट तक गया है, कितना है, लास्ट तक गया है, और कितनी रोज है, 40 है ना, कितने, 40। अब यहाँ पे क्या है अपने को नहीं मालूम, जो भी रहा, है ना, ये 40th है। ठीक है, कितने रो है, 40 हो गए, ये कंप्लीट हो गया। इन द हॉल देन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ चेयर्स इन द 28th रो ना। तो इसी तरह थर्ड नंबर यहाँ पे 28 कहीं बीच में पड़ेगा। ठीक है, तो 28th पे जो आएगा तो उसमें कितने चेयर्स है वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो है ना चैप्टर उससे लिया गया है ना, क्वेश्चन अपना क्या नाम है 10 के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सभी को मालूम है, TN का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d, आसानी से यूज कर लो। यहाँ पे n कौन सा मालूम करना है, 28 मालूम करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा T28। ये कितना है, तो आपने बताया फर्स्ट टर्म जो है 20, तो हमने लिख दिया यहाँ 20, n - 1, तो n कितना है, तो हमने यहाँ 28 लिया, तो 28 को n के प्लेस पे रखोगे और 1 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 हो गया। और d क्या होता है, इसके बीच का गैप होता है, देखो कितने का गैप है, 4 का गैप है ना, उसके बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है, d यानी डिफरेंस होता है, तो 4 हो गया। बस आसानी से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, ये हो गया आपका 7 चौक, ये हो गया आपका 108 और 20, दोनों प्लस कर दो तो कितना आया आंसर, 128। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 128 आ गया। ठीक है, क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था बहुत, है ना। जो लोग स्कूल में अपने कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं, सॉरी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान गया होगा ये क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर MAN जो क्या है, एक सेग है, OM सेग ON आर द बाइसेक्टर ऑफ क्या है, एंगल AMN का। ठीक है, मैं पहले एक फिगर बना देता हूं, इसको बहुत आसानी समझ में आएगा आपको।
चलो मैंने फिगर बना देना इस तरह से, और ये 90 डिग्री है तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री ले लिया, और ये इस तरह से कुछ बन गया। ये हो गया आपका ये x, ये x। दूसरा वाला जो है मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ब्लू से 0 0, ठीक है। इसी तरह फिगर बना हुआ था। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया है कि नाम दिया है, नाम लिख देते हैं हम लोग। ये m हो गया, ये a हो गया, और ये n हो गया। तो इसमें बोल रहा है कि OM और ON, देखो यहाँ पे O है तो OM दिख रहा है जो आपको, है ना। ये OM और ON क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैं OM की बात कर रहा हूं तो ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AMN को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये जो है इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, यानी अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, अगर ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, है ना। बात समझना, इक्वल में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, सभी को क्लियर, जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा अभी सबको क्लियर हो गया होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब उर्दू में बोले तो नासिब करना, है ना। नासिब करना यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि फाइंड एंगल OMN। तो एंगल OMN कहाँ है भाई, तो OMN ये पार्ट, ठीक है। क्या मालूम करना है आपको, एंगल OMN, ये देखो यहां से जो यहां तक है ये तुम्हारा एंगल OMN है। फिर दूसरा जो बोला है, यहां से बोला है ये एंगल, ठीक है। ये दोनों का सम मालूम करना है, ऊपर वाली और नीचे वाली, यानी दोनों एंगल का सम मालूम करना है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बड़ी वाले फिगर में आ जाओ, AMN के अंदर आ जाओ। अगर मैं AMN के अंदर आ जाता हूं तो आप बोलोगे, मैं अगर पूछता हूं आपसे कि मुझे ये बताओ कि ये पूरा जो एंगल ट्राइंगल है ना, ये पूरा ट्राइंगल है, इसका जो पैमाइश कितना होगा, इसका मेजरमेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे जाहिर सी बात है सर 180 होगा। ये क्या पूछ रहे हो, है ना, ये तो बहुत आसान सवाल है ना। कितना होगा, 180 होगा। तो मैं बोलता हूं कि ये तीनों का सम कितना है, 180। तो मैं तीनों का सम 180 ले सकता हूं, ठीक है। तो ये किससे बना है ना। अगर मैं बोलूंगा ये किससे बना है तो आप बोलोगे एंगल M से बना, एंगल A से बना और एंगल N से बना है। तो आप यही बोलोगे ना, एंगल M प्लस एंगल A प्लस एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। बहुत आसान चीज थी, सभी को मालूम है। अच्छा मैं काम करता हूं, इसको जो है ले लेता हूं x, इसको भी ले लेता हूं x, इसको लेता हूं y, इसको भी ले लेता हूं y। क्यों नहीं ले सकते भाई, ले सकते हैं, है ना। क्योंकि ये देखो दोनों जो है इक्वल है, तो इसका भी नाम y ले लो, इसको भी y ले लो, इसको भी x ले लो, इसको भी x ले लो, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसकी वजह से हमने लिया। अब देखो, और m क्या है, ये पूरा मिलाकर m है। तो m अगर पूरा मिलाएंगे ये x और ये x, तो m कितना हो जाएगा, तो बोलोगे m हो जाएगा 2x। और n की बात करूं तो n कितना हो जाएगा, यहां y वहां y, तो हो जाएगा 2y। तो m की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2x लिख सकता हूं। और n की जगह क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलो n की जगह आप लिख सकते हो 2y। और एंगल A कितना है भाई, 90 डिग्री। तो एंगल A की जगह आप 90 डिग्री ले लो, क्योंकि दिया है ना यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। 90 उधर गया तो माइनस हो गया, तो कितना आ गया, 90 आ गया। अब यहां दोनों में कॉमन क्या है, तो आपने बोला दोनों में कॉमन 2 है, तो कॉमन निकाल दिया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितना है 45। तो आपका आंसर कितना आ गया, x प्लस वाई 45। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। सभी को समझ में आ गया कैसे आया, तो चौथा नंबर आपका राइट आंसर होगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 19 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7। क्या मालूम करना भाई, फाइंड द सम ऑफ 19 फर्स्ट 19 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7। 7 का मल्टीपल यानी 7, फिर उसके बाद क्या आएगा 14 आएगा, फिर कितना आएगा 21। इसी तरह कितने नंबर तक, ये 1 नंबर पे था, ये 1 नंबर पे था, 2 नंबर पे था, 3 नंबर पे था। इसी तरह 19 नंबर पे कितना होगा, है ना, जो भी रहा होगा, ठीक है। अगर मैं देखूं तो 170, 144 कितना होगा 240। 240 में से निकाल दो तो ये हो जाएगा आपका 7 कम कर दो तो 233, ठीक है। 233 हो गया, 7 या 21, 233 आएगा। 7
एक मिनट, 7 237 नहीं आएगा यहाँ पे, 140 है ना, 140 133 आ जाएगा, ठीक है, 133 आएगा ये बरोबर, ठीक है। तो 19 नंबर पे क्या आएगा आपका 133 आएगा ये। तो अगर मैं बोलूँ पहला टर्म कितना है तो आप बोलोगे पहला टर्म जो है आपका 7 है, और अगर मैं बोलूँ लास्ट टर्म कितना है आपका, तो आपने बताया लास्ट टर्म जो है 133 है, ठीक है। ये कितना है 133 है, ठीक है। क्या बोला है कि व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 7, फाइंड द सम, सम बोला है, सम बोला है, और 19 नंबर बोला है, तो इसका मतलब क्या एस एन का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है भाई tn, प्लस कर दो, कितने टर्म्स है, n कितना है 19 बोला है, तो यहां क्या लिखोगे आप, तो यहां पे आपको लिखना है 19, ठीक है। तो n कितना है भाई, n अभी बताया मैंने 19 है, तो यहां लिख दो 19/2। a कितना है, तो आपने बताया a पहला टर्म है तो इतना है 7 है, और tn आखिरी टर्म है तो कितना है 133 है, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने बोला दोनों को प्लस करने पे कितना हो गया 140 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 70, 70 और 19 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया बताओ 133 है ना, 19 और 7 को मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है 133, लास्ट का 0 बढ़ा दो, तो आपका फाइनली क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये फाइनल आपका आंसर आएगा, ठीक है। कैसे आया, सभी को समझा। ये फॉर्मूला आपको क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है ना, क्लास 10 का जो चैप्टर है आपका है ना, उसमें से मिला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, कौन सा को प्राइम नंबर है। देखो ये क्वेश्चन में उर्दू में गलत दिया है, उर्दू में क्या जोड़ नहीं है, उर्दू में क्या बोला है जोड़ नहीं है, तो नहीं है, अपने को क्या ढूंढना है जो जोड़ है, जो प्राइम नंबर है वो ढूंढना है। उर्दू में सवाल गलत दिया है, इंग्लिश में राइट है, ठीक है। तो कौन सा को प्राइम नंबर है ये ढूंढना है अपने को। अब देखो कौन प्राइम नंबर है, तो ये देखो ये 17 के टेबल में आता है, 17 9 153 होता है, दिख रहा है 17 9 79 153 होता है, 70 दाम 170, 70 का पहाड़ा 11 तक पढ़ोगे तो 187 होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ये 13 छंग 78, 13 दाम 130 और 43, 13 से डिवाइड होता है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये भी चेक कर लो 13 का टेबल से डिवाइड होता है, ये देखो फिर किसके डिवाइड होता है ये भी चेक कर लो है ना, तो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा किसी न किसी टेबल से, ठीक है। बट इससे पहले अगर मैं तीसरा देख लेता हूं, तो तीसरा मुझे दिख रहा है कि ये 5 और 4 है ना, इसमें 5 और 4, ये 4 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा, बट ये उसमें से 1 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, यही हमारा क्या होगा प्राइम नंबर होगा, ठीक है। बहुत आसान था, क्लियर था, ठीक है। उर्दू में सवाल गलत दिया था इसलिए याद रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इन ए साइक्लिक ट्रेपेजियम मेजर ऑफ एंगल इज थ्राइस द मेजर ऑफ अदर एंगल्स। एक साइक्लिक ट्रेपेजियम बना दो आप है ना, उसके अंदर क्या बोल रहा है, उसके अंदर आप बता रहे हैं यहां पे कि भाई जो है एक एंगल जो है, ये जो एंगल है x, ठीक है, साइक्लिक ट्रेपेजियम एंगल इज थ्राइस द मेजर ऑफ अदर एंगल, दूसरे का थ्राइस है ना, इसका जो ये थ्राइस है, यहां पे ये वाला थ्राइस है, कितना है 3x है, अगर ये x है तो ये 3x है, और हमको मालूम है आमने सामने वाले का जो एंगल होता है दोनों का प्लस कितना होता है, तो सभी को मालूम है कि आमने सामने का प्लस कितना होता है 180 होता है, अपोजिट एंगल का जो होता है ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितना होता है सम 180 होता है। तो मैं बोल सकता हूं x प्लस 3x इक्वल टू होगा 180, ये 4x 180 डिवाइड बाय कितना आ गया भाई 45 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने बताया x की वैल्यू 45 आ गई, ठीक है। ये हमारा 45 राइट आंसर है, ठीक है। सभी को समझ में आया कैसे करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 5 hours 20 minutes विद द रिस्पेक्ट टू अ डे, है ना, तो किससे कंपेयर कर रहा है, पूरे दिन को कंप्लीट कर रहा है 5 घंटा 20 मिनट से, तो 5 घंटा 20 मिनट को अगर मैं मिनट में चेंज कर दूं तो कितना होगा, 5 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 300 मिनट होता है, और 20 मिनट और प्लस कर दो, तो 20 मिनट और प्लस कर दिया तो कितना हो गया 320 मिनट, ठीक है 320 मिनट, और 24 घंटा बोला है, तो 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना,
अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, किससे हो रहा है, 4 छंग 24, और यहाँ पे 100 लिखना भूल गया मैं, 100 भी लिखो, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, क्योंकि परसेंटेज निकाला है ना, 100 लिखना जरूरी है। अब यहाँ 8 बचा, यहाँ पे 6 बच गया, तो किससे डिवाइड होगा भाई, कर लो आप, 4 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा हो गया। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड किए 3 हो गया, तो नीचे क्या आया, 3 3 जा 9, और ऊपर क्या आया 200, तो यहाँ पे आ गया 200, यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, देखो ये तो नहीं आने वाला, ये नहीं आने वाला, नीचे 9 यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18, 2 आ गया, 18 करने के बाद कितना बचा रिमेनिंग, तो आपने बताया यहाँ पे रिमेनिंग 2 बचा, फिर 9 2 जा 18 होगा, कितना बचा रिमेनिंग 2, रिमेनिंग 2 बचने का मतलब क्या हो गया, 2/9, तो परसेंटेज कितना आया 22 2/9, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x जो दिया है, इसकी वैल्यू जो दी है यहाँ पर, वो कितना दिया है, x √3 दिया है, और y जो दिया है मैं इस तरह से लिख देता हूँ, x जो दिया है हमारा √3 दिया है, फिर y जो दे दिया है इस तरह से दे दिया, और z जो है हमारे पास इस तरह से दे दिया, ठीक है। तो हम लोग y को क्या, x को क्या लिख सकते हैं, 3 1/2, और 6 को लिख सकते हैं, 3 इधर आएगा तो क्या होगा, पावर में 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर मालूम है, 9 क्लास के अंदर जो है सर्ट इंडाइसेस जो चैप्टर है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना तो सबको मालूम होगा, 9वीं क्लास में दिया हुआ है, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। अब क्या करने का, जो निचला पार्ट है डिनोमीटर में जो है उसका क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, तो 2 3 4 इनका एलसीएम आप बता दो मुझे कितना है, तो आप बोलोगे इनका एलसीएम जो होता है 12 होता है, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होता है 12, तो मैं क्या करूंगा 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 2 6 जा 12 हो गया, यहाँ 6 आ गया, फिर यहाँ कैंसिल हुआ तो 4 हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, यानी 3 का पावर 6 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 6 का पावर 4 हो गया, और 7 का पावर 3 हो गया। 7 का पावर 3 कितना होता है सबको मालूम है ना, कितना होता है 243, ठीक है। यानी z की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 243 आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 6 का पावर 4, 6 का पावर 4 का मतलब 36 मल्टीप्लाई बाय 36 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 का मतलब 3 का अगर क्यूब करता हूँ तो कितना होता है 27, ठीक है। फिर 3 का पावर क्यूब करता हूँ तो कितना हो गया 27, कैसे आ गया 27 आप चेक कर लेना ना, मैंने ऐसा ले लिया 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, ये बन गया 27, ये भी बन गया 27, तो 27 दिख रहा है, और ये 243 देखो देखी के लग रहा है बहुत कम होता है, और 3 का 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 बनता है, ये 900 के ऊपर है, ये भी थोड़ा उससे कम है, और 243 बहुत कम है। इसका मतलब जो सबसे बड़ा है वो क्या है, हमारा जो y वाला है वो सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद जो है हमारा x आएगा, ठीक है, ये सबसे बड़ा है तो मैं बोल सकता हूँ y सबसे बड़ा है। फिर उससे कम क्या है x है, फिर उससे कम क्या है, तो आप देख रहे हो 243 है, z है। तो देख लो ऑप्शन में, जो आप अगर ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा y x z, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आपका जो रॉन्ग दिया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये है। ओके, कैसे करना है सभी को समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ है इन द फिगर सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो इसका सर्कल का रेडियस कितना दिया अपने पास 10 है। तो अगर मैं डायमीटर की बात करता हूँ तो डायमीटर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे डायमीटर जो आ जाएगा इसका आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ठीक है, डायमीटर 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा आपका 20 हो गया। ये बात तो आपको क्लियर हो गई है ना, ये पूरा 20 हो गया। अब अगर मैं बोलूँगा स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया मालूम है सबको, साइड का क्या होता है स्क्वायर होता है, तो साइड कितना था 20 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि आप सर्कल का एरिया निकालना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या सभी को मालूम है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितना ले लो आप 314 ले लो, और आर कितना हमारे पास, तो आप बोलोगे कि आर जो है हमारे पास यहाँ पर 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दो, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो ये कितना हो गया, तो ये आ गया 314 आ गया, ठीक है। तो 314 कितना आ गया, ये आपका 314 आ गया सर्कल का। तो आपको क्या करना है,
स्क्वायर जो बड़ा वाला पार्ट है उसमें से सर्कल निकाल देना है ना। तो ये 400 में से आप क्या करो 314 निकाल दो, तो कितना आ गया 86। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 86। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरामीटर मालूम करना है जिसका डायगोनल है ना, कितना दिया है, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल मालूम करना है, पैरामीटर कितना दिया 24। अब जो आपका स्क्वायर का अगर क्या दिया है, पैरामीटर बोला है, कितना बोला है 24, तो अब साइड कितना होगा, तो जाहिर सी बात उसका साइड क्या होगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो साइड कितना आ गया 6, ठीक है। साइड कितना आ गया 6 आ गया। तो अब बोला क्या है, उसको डायगोनल मालूम करने बोला है। तो फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल मालूम करने का, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, उसका अगर व्युत्तर मालूम करना उर्दू में तो उसका फॉर्मूला क्या है, साइड √2 होता है। तो अपने को मालूम है कि साइड भाई कितना आ गया, तो आपने बताया कि साइड यहाँ पे 6 आया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 6, तो हमारा आंसर कितना आ गया 6√2 आ गया। ये फाइनल आपका आंसर कहाँ गया भाई, ये है आपका फाइनली आंसर, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद रहता तो आप डायरेक्ट कर लेते। अगर फार्मूले से नहीं कर सकते, मान के चलो अगर फार्मूला नहीं याद है तो आपको कैसे करना था, जब आपको साइड मिल गया तो फिर आपको क्या करना था, इस तरह से वित्र बनाना था और पैथागोरस का इस्तेमाल करते हुए, है ना, पैथागोरस का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना था, इसको हासिल कर लेना था ना, आंसर गेट कर लेना था, ठीक है। अगली बात, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो ये काफी बड़ा क्वेश्चन था और बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना, इसकी वजह से मैंने पहले इसको सॉल्व कर दिया। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था, इसको देख लो। 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर, है ना, 2 पोल्स बना लेते, एक हाइट 6 मीटर का मैंने बना लिया, ठीक है। दूसरा जो 4 मीटर का बोला है वो बना दिया मैंने, और उसके बाद बोला है दोनों का डिस्टेंस कितना 25 मीटर्स। तो दोनों का डिस्टेंस जो है बी और सी मैंने लिख दिया, कितना बोला 25, तो मैंने यहाँ लिख दिया 25। इतना क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। एक पोल यहाँ, एक खंबा इधर, एक खंबा इधर, एक का 6 का लंबाई, एक का 4 का लंबाई। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फुट ऑफ द वन पोल एंड टॉप ऑफ द अदर पोल, ठीक है। तो फुट यहां से एक फुट, इसका जो टॉप से इसके फुट पे आया, इसके टॉप से इसके फुट पे आया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, तो आप बोलोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है, जहां पे दो एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो जमीन से ऊंचाई है ना, इसकी हाइट जो है, ये पॉइंट ओ है, इसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है वो अपने को फाइंड करना था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिमिलरिटी के जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर आप गौर करो तो इसके अंदर अगर मैं इधर पे आता हूं तो 2 ट्राइंगल बनता है। देखो एक ट्राइंगल बनता है ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ABC एक बड़ा ट्राइंगल है। फिर दूसरा ट्राइंगल जो बन रहा है OEC, दिख रहा है आपको OEC। तो दोनों को आप सिमिलर बता सकते हो। सिमिलर कैसे बताना मालूम है ना, तो सिमिलरिटी का रूल, क्योंकि देखो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे कॉमन एंगल है ना, तो उसके बेस पे क्या हो गया, दोनों सिमिलर हो गया। अब सिमिलर होने की वजह से उसका जो साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा, ये बात तो सबको पता होगा, है ना, तो साइड प्रोपोर्शन में होगा। तो हम बोल सकते हैं AB/OE, तो AB/OE हो गया, फिर इसी तरह BC/ जो हो गया EC हो गया, ठीक है। फाइनली AC/OC हो सकता है, ठीक है। तो सिमिलरिटी का यूज करते हुए सारे जो साइड होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं, मैंने वो बता दिया, प्रोपोर्शन में हो गए। अब जब आगे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको OE मिल जाएगा। OE कितना मिलेगा, OE मिल जाएगा 6/25, जिस किसके बराबर होगा, इसी के बराबर, ठीक है। ये इतना आपको मिल गया। फिर सेकंड ट्राइंगल में आ जाओ, आप इस तरफ जाओ, तो ये बड़ा ट्राइंगल जो है DBC और छोटा ट्राइंगल जो है यहाँ पर ले लो आप OBE, इसमें ले लो, दोनों को सिमिलर आपने बता दिया, ठीक है। सिमिलरिटी के हिसाब से फिर क्या होगा, साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो सॉल्व जब करोगे उसके बाद वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, सॉल्व करोगे। मैंने किसका वैल्यू पुट किया है, इन दोनों को ले लिया, यहाँ पर इन दोनों को लेके वैल्यू पुट किया है, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इन दोनों को ले लिया, ठीक है, जिसका वैल्यू दिया था इसको लेके पुट किया। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे भी OE मिल गया और यहाँ पे भी OE मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे OE और यहाँ पे OE, ठीक है। तो OE का 2 वैल्यू आया, तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो दोनों आपस में मैंने बराबर बताया, तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। दोनों बराबर करने के बाद जो कैंसिल हो सकता था मैंने कैंसिल कर दिया। तो EC और EB का जो रेशियो भी मिल गया, कितना मिला मेरे को, 2 और 3 का। अगर मैं क्या बोलूंगा, EC कितना आ गया, 2 आ गया, और EB कितना आ गया, 3। तो EC किधर है भाई, ये EC है, ये पार्ट जो आपका है यहाँ से लेकर यहाँ तक EC है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक EB है ना। तो EC कितना आ गया, तो आपने बोला EC 2 आ गया, और EB कितना आ गया, आपने बताया 3। तो EC 2 और EB कितना आ गया, 3 आ गया। बट ये तो हमारे यूनिट के हिसाब से, हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से आया ना।
और पूरा कितना दिया है, तो आपने बताया कि क्वेश्चन में पूरा कितना दिया 25, कितना दिया पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना दिया 25, ठीक है। तो EC और क्या दिया EB, है ना। तो इसका मतलब है पूरे की वैल्यू कितनी है हमारे हिसाब से, अगर दोनों मिला दूं मैं, ये दोनों मिला दूं तो हमारे हिसाब से कितना है 5, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 25 है, क्वेश्चन के हिसाब से 25 है, यानी एक की वैल्यू कितनी है, अगर मैं दोनों को सॉल्व कर देता हूं 25 डिवाइड बाय 5 कर देता हूं तो 5 5 जा 25, तो हम बोल सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने बोलना है, मैं पूछूंगा 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15। इसका मतलब जो हमारा BE आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, BE आ जाएगा 15। अब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो EC कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 10, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। अब यहां से EC या BE दोनों की वैल्यू इस्तेमाल करके सॉल्यूशन आ सकता है, क्योंकि OE फाइंड करना था अपने को, देखो OE फाइंड करना था। तो अगर मैं BE की वैल्यू पुट कर देता हूं, इसमें BE की वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहां से आ जाएगा, अगर वहां से लेके EC की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो यहां से आ जाएगा, चलो इसमें पुट कर देता हूं, अगर यहां EC की वैल्यू पुट कर देता, कितनी EC की वैल्यू, तो आपने बोला EC की वैल्यू हमने कितना निकाला, वहां पे 10 निकाला, ठीक है। तो EC की वैल्यू मैंने यहां पे 10 निकाला, तो मैं EC की जगह 10 लिख देता हूं, 6 डिवाइड बाय 25, है ना। OE की फाइंड करना, देखो यहाँ OE है, OE की वैल्यू ये है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। कैसे करोगे, देखो आगे जो है सॉल्व करो, 5 के टेबल से डिवाइड करो, तो 5 के टेबल से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आ गया 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये आ गया आपका, ऊपर 6 दूना 12, ऊपर बचा 12 और नीचे क्या बचा 5, 12 और 5 को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 2.4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2.4 हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सभी को समझ में आ गया कैसे करना है ये क्वेश्चन। देखो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर देखा जाए इसमें सिमिलरिटी का इस्तेमाल करना था, और काफी मैं तो बोल सकता हूँ फंसने वाला क्वेश्चन था, है ना। सिमिलरिटी का इस्तेमाल करने के बाद दोनों अगर सिमिलर बताना, वो कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, फिर इंटरसेक्शन हुआ कहाँ वो मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। तो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साहिल टेकन अ लोन ऑफ 60,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 11%, ठीक है, विथ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ही हैज बैंक डिक्रीज रेट ऑफ द इंटरेस्ट अ लोन ऑफ 0.5% सेकेंड ईयर एंड अगेन 0.5% थर्ड ईयर, व्हाट विल बी द अमाउंट साहिल हैज टू पे आफ्टर थर्ड ईयर टू बैंक, ठीक है। साहिल ने क्या किया 60,000 रुपया ले लिया, फिर कुछ वजह की वजह से फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो लोन का इंटरेस्ट है ना, वो कितना हो गया 0.5% कम हो गया। कितना परसेंट कम हो गया बोल रहे हैं, उसका इंटरेस्ट पहले 0.5% कम हो गया, सेकंड ईयर में 0.5% कम हो गया, फिर हुआ आगे फिर से 0.5% कम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे साल में फिर 0.5% कम हो गया। व्हाट विल बी द नेट अमाउंट साहिल हैज टू पे थर्ड ईयर ऑफ बैंक, तो फाइनली उसको कितना अमाउंट बैंक को पे करना पड़ेगा। तो साहिल ने कितना लिया था, तो आप बोलोगे साहिल ने 60,000 रुपया लिया था, ठीक है। तो 60,000 में पहले साल कितना देना पड़ा 11%। 60,000 का 11% कितना होता है, तो अगर मैं बात करता हूं 60,000 का 11%, तो 60,000 का 11% कितना होता है, 10% कितना होता है 60,000 का, तो आप बोलोगे 6,000, है ना। 10% कितना होता है 6,000, तो 11% कितना हो गया 6,600। 1% कितना होता है 600, 1% कितना होता है 600, और 10% कितना होता है 6,000, तो 6,600 हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का। फिर सेकंड ईयर में कितना हुआ 0.5 कम हो गया, पहले 11% था, 0.5 कम हो गया तो कितना हो गया 10.5%, यानी 10% का मतलब कितना हो गया 6,000, और 0.5% का मतलब कितना हो गया, पहले 1% का मतलब 600 था, अब 0.5 हो गया मतलब 300 हो गया, तो सेकंड ईयर में कितना आ गया 6,300, ठीक है। ये सेकंड ईयर हो गया। अब थर्ड ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड ईयर में कितना है सिर्फ 10%, क्योंकि 0.5 कम हुआ फिर 0.5 कम हुआ, तो थर्ड ईयर में कितना आ गया तो सिर्फ 10%, तो 10% का मतलब कितना हो गया 6,000। तो 3 साल का अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आ गया 6 18 हो गया 18,900, क्या भाई 18,900, है ना। तो इंटरेस्ट टोटल कितना बना 18,900 रुपया 3 साल का बना, तो इसमें 18,900 मिला दो आप, तो 18,900 मिला दिया तो कितना आ गया, ये आपका फाइनली आंसर आ गया 78,900। ये अमाउंट आपका बना, इतना साहिल को बैंक को देना पड़ेगा, 78,900 रुपया साहिल को बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।